हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, मैं अमोल गौड़ी आप सभी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर अभी स्टार्ट होना है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले जो जो चीजें देखी थी उसको रिविजन करके आप लोग वापस से एक बार फिर से वापस से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये सोच रहे हम लोग, और नहीं किए हैं तो रिविजन कर लो, सिंपल सी चीज है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोगों को कहां से शुरुआत करनी है वो बहुत जरूरी है, और शुरुआत हम लोग करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। स्पेसिफिक क्या कर रहा हूं मैं भी, हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको सी से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है? ये बहुत जरूरी चीज है, इसको पहले समझना। कई सारे लोगों को आई थिंक अभी जो स्टेट बोर्ड में पढ़े हैं उन लोगों को हीट नाम का चैप्टर था साइंस 1 में 10th स्टैंडर्ड में। जो लोग एनसीईआरटी के थ्रू पढ़े हैं उन लोगों को हीट टॉपिक नहीं है अप टिल द 10th, बट कई सारे लोगों को ये पार्ट थर्मोडायनेमिक्स में कवर हो जाता है। और फिर हम लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहां पे समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूं, बाद में बाकी की सारी चीजें हो जाएगी। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान देना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हीट एनर्जी होगी रिक्वायर्ड बाय ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी लगेगी। ओके, किस चीज के लिए? बाय द सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ रहे हो? ध्यान दीजिएगा। समझो हमारे पास एक सब्सटेंस है, कोई भी होगा, समझो अभी वाटर है, कुछ तो अमाउंट होगी इसकी, जो भी कुछ होगी, फिलहाल तो हम लोग उसको मेंशन नहीं कर रहे। हम लोग सबसे पहले हीट कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है? फिर बाद में मैं आपको स्पेसिफिक वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग बताऊंगा। चलो आप ध्यान दीजिएगा। पहले इधर देखो, अब होता क्या है कि समझो मेरे पास कुछ तो वाटर है, उसका कुछ मास होगा 2 kg 3 kg 5 kg, जितना भी हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब इसका कुछ तो टेम्परेचर होगा XYZ, कुछ भी हो सकता है। समझो 24 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस। जस्ट एज्यूम दैट। अब ये वाटर है हमारे पास और इसका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। अब मैं चाहता हूं कि इस वाटर का मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, कितने से? बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितने से बढ़ाना है बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस से। तो मैं क्या करूंगा? इसको हीट दूंगा। जब मैं इसको हीट से अप्लाई करूंगा मतलब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो इसको किस चीज की जरूरत है? इट रिक्वायर्स द अमाउंट ऑफ हीट। तो मैं इसको हीट करूंगा, तो जब मैं इसे हीट करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो कितने से रेज हुआ बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर रेज हो गया है कि नहीं? तो हमारा काम हो गया। 24 to 25 चला गया, इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से। अब इसके लिए मैंने कुछ तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी होगी उसको, जो दी है वो है उसकी हीट कैपेसिटी। अब सवाल यह है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अगर हम लोग जस्ट ऐसे मान के चले कि समझो मैंने यहां पे इसका 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ तो अमाउंट, अभी समझो जैसे 40 जूल की एनर्जी लगी, करेक्ट है कि नहीं? 40 जूल की एनर्जी लगी, हीट एनर्जी मैंने दी। ध्यान है ना? पूरा ध्यान इधर रखो। मैंने क्या किया? इसको हीट एनर्जी दी। कितनी दी? 40 जूल की। उससे उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस। दैट इज ओके। लेकिन ये सब्सटेंस कितना था भाई? ये समझो 5 kg था। सो देखो 40 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये तो ठीक है, लेकिन कितना मास था उसका? 5 kg। तो 1 kg को कितना लगा ये बताना, मतलब स्पेसिफिक पर kg 1 kg को। तो ये मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 8 जूल फॉर 1 डिग्री सेल्सियस पर kg। तो 1 kg के अमाउंट ऑफ या मास होने वाले सब्सटेंस के लिए जितनी अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी लगेगी वो रहेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ऐसा नहीं समझ रहे तो एक काम करते हैं, अब हम लोग इसी को थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। समझो अभी ऐसा कर लेते हैं, ओए क्या हो रहा है इसको,
समझो, एक काम करो, मास काउंट करके ले लो, मास क्या करो, काउंट करके ले लो, और बराबर कितना मास है उसका, 1 kg का मास है। अब ये 1 kg का वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर है यहां पे। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसका टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहता हूं। जब मैं इसको हिट करूंगा, हिट सप्लाइड विल बी सपोज 20 जूल, ओके। लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस, और कितना मास था, 1 kg। सो क्या मैं कह सकता हूं 20 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम 1 kg के लिए। तो ये हो गया उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिर्फ हीट कैपेसिटी कहोगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेंशन नहीं किया गया, वो टोटल सब्सटेंस होगा, फिर उसके अमाउंट कोई मेंशन नहीं है, तो उसका मास कुछ भी हो सकता है, कितना भी। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, उसको स्पेसिफिकली सिर्फ 1 kg के लिए बताऊंगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कुछ बुक्स में इसको C से डिनोट करते हैं, कुछ बुक वाले इसको स्पेसिफिक को डिनोट करने के लिए S यूज कर लेते हैं, वो अलग सी बातें हैं, ठीक है। आपकी ही बुक में उसको, मतलब स्टेट बोर्ड की बुक में उसको एक जगह पे CP CV दिया है, वो बाद में बात करेंगे P क्या है V क्या है, लेकिन आगे चल के उसी में उन्होंने SP और इसमें मेंशन किया है, तो वो मोलार के लिए ऐड किया है, मतलब 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के लिए वगैरह ऐसा कुछ ऐड किया। सो बी पर्टिकुलर जब हम लोग बात करेंगे कभी मास के लिए कभी कुछ, तो इसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक मोलार, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, और वो मोलार हीट कैपेसिटी होगा, ठीक है, बाद में देखेंगे। अभी ये समझ गए क्या आप लोग, ये क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है तो इसी चीज से देखो, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट गिवन अपॉन कौन, उसका मास कितना है और उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, इसके हिसाब से अगर जाएंगे तो हीट का एनर्जी जूल में आता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा इसका, और इसका मास आएगा केजी में। तो ये बन जाएगा बच्चों इसका क्या, SI यूनिट। तो SI यूनिट है जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी, है कि नहीं? क्लियर है आपको? ये सिंपल सा है बच्चों। चलो फिर आगे बढ़े कि हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां पे बढ़ने के बाद में हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अभी हम लोग देखेंगे इसका रिलेशन, एक मेयर्स का रिलेशन है हमारे पास कि मेयर्स ने क्या कहा था, तो इसको हम लोग और स्पेसिफाइड तरीके से जाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पे हमारे बुक में कुछ चीजें दी हुई है बच्चों, और उन चीजों को हम लोगों को ढंग से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेयर्स रिलेशन पढ़ना है, मेयर्स रिलेशन। जी चलिए, अब मेयर्स के रिलेशन को पढ़ने के लिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ऐसे मान के चलिएगा कि हमारे पास 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस है। कितना है? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, जिसको हम लोगों ने किसी एक सिलेंडर में भर दिया। तो समझो, मान के चलो एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक पिस्टन है, ठीक है, ऐसा। अब इसमें क्या है, ए भाई तो बार बार हिला मत कर। अब ये जो है इसमें गैस भरा हुआ है, 1 मोल ऑफ द गैस, और इस 1 मोल ऑफ द गैस में हम लोगों ने क्या किया है, अभी उसको एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा हुआ है ताकि वो मूव हो सके। अगर हम चाहे तो मूव होगा, अगर हम चाहे तो उसको रोक के भी रख सकेंगे। हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, हमारी नीड के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देखेंगे। चलो, अब ये मेयर्स रिलेशन लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक 1 मोल का आइडियल गैस ले लिया और उसको सिलेंडर में भर दिया और उसको एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ में कनेक्ट करके रख दिया। ओके के बच्चों, अभी यहां तक ठीक है? चलो मान के चलो कि अभी उसको हम लोग हिट करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, उसको अभी हिट करेंगे। हिट करने के बाद में क्या क्या चांसेस है वो पहले देखो। हिट करने के बाद चांस ये है कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा होगा क्या, उसका वॉल्यूम बढ़ने की कोशिश करेगा। और अगर वॉल्यूम को, लेकिन उस टाइम पे प्रेशर मेंटेन करने के लिए, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम ना बढ़ने दूं और प्रेशर को, वॉल्यूम को उतना ही रखो और प्रेशर बढ़ने दूं, तो एक होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखे हुए फिर वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर सकता हूं, और दूसरा यह हो सकता है कि मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को ऑब्जर्व कर सकता हूं। समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि हम लोग दो तरीके से जाएंगे, स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी को देखेंगे विद द कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विद द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम लोग दोनों चीजों को देखेंगे। अब इनको दोनों को देखने के लिए सबसे पहले अभी हम लोग ऐसे मान के चल रहे कि ये जो है ना, इसको मैंने फिक्स्ड कर देता हूं। ये जो पिस्टन है, पिस्टन को हम लोग फिक्स कर देंगे बच्चों। तो बेटा अभी हम लोग पिस्टन को फिक्स कर देंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? नहीं। हम हीट तो देंगे लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? नहीं। सो देखो, कीपिंग, क्या करेंगे? कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ओके, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब इससे होगा क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एनर्जी गेन करेंगे। जैसे जैसे वो एनर्जी गेन करेंगे, उनकी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सो इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करके रखे हैं? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे हैं, मतलब अभी उसको पिस्टन को हिलने नहीं देंगे। जब अगर ऐसा होगा तो उसकी जो एनर्जी है यूटिलाइज्ड, अभी उसने हीट एनर्जी ली है, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी कहां चली जाएगी बच्चों? उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में या रेज करने में। इसका मतलब यह है कि उसकी टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि dQ1 है, dQ1, ये कहां चली जाएगी बच्चों? कंप्लीटली किस में चली जाएगी बताओ? ये जो है ना, ये उसके इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? इंटरनल एनर्जी में। सो हम लोग कह सकते हैं डीई, इंटरनल एनर्जी को हम लोग डीई ले लेते हैं, लेकिन वर्क डन नहीं होगा। अब वर्क डन नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द CV dt। हम लोगों ने ये फॉर्मुलेशन अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, उसी से डिराइव किया। CV कौन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले यही टर्म कंडीशन चेक की थी। सो CV इंटू dt, चेंज इन द टेम्परेचर। तो कितना चेंज इन द टेम्परेचर है? 1 डिग्री सेल्सियस वगैरह जो भी है वो ले लिया। अब उसके कंप्लीटली क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल एनर्जी। तो क्या मैं कह सकता हूं कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट द हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी कंप्लीटली चेंजेस इनटू इंटरनल एनर्जी ओनली। क्या बदलाव होगा बच्चों? इंटरनल एनर्जी ओनली। समझे बच्चों? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में बदलाव होगा। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ओके बच्चों, ठीक है, ये यहां तक क्लियर है? तो चलिए, dQ1 बन गया है आपका इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हम लोगों ने जो हिट दी थी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के काम में आया है। पिस्टन को तो मूवमेंट नहीं मिली, इसलिए उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर वर्क डन तो नहीं हुआ है। क्या मैं कह सकता हूं हियर देयर इज नो वर्क डन? कह सकता हूं, क्या कह दिया हम लोगों ने? यही तो है, उसको समझ गए क्या? अभी पहला ये तो हो गया। अब देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा ना, ये होगी एक केस। अब हम लोग देखेंगे दूसरी केस। अब एक काम करो, वॉल्यूम को हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? कांस्टेंट रखा था। अब प्रेशर को कांस्टेंट रखो। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को पिस्टन को अभी हिलने देना पड़ेगा। सो नाउ कीपिंग व्हाट? कीपिंग व्हाट? कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो जब मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, सो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो देखो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी, नो डाउट, वो तो बढ़ेगी। साथ में पिस्टन ऊपर जाने की वजह से उस पिस्टन के ऊपर वर्क डन होगा। सो इसका मतलब उसमें दो तरीके में एनर्जी यूटिलाइज होगी। सो एनर्जी जो भी है dQ2 समझ लो। अभी हमने दी हुई सेकंड केस में क्या किया है? हम लोगों ने प्रेशर को मेंटेन करना है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? हीट एनर्जी दी। कितनी दी? dQ2। अब ये जो हीट एनर्जी है ये यूटिलाइज होगी किस में? ये हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी किस में? दो चीजों में। इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी नो डाउट, साथ में वर्क डन भी हो जाएगा। सो क्या मैं कह सकता हूं इसको कि ये दो काम में आएगी? सो ये एक DE जो कि रहेगा ही, साथ में DW, मतलब वर्क डन भी होगा बच्चों। ये समझ गए क्या अभी आप लोग? तो दो तरीके में हीट एनर्जी यूटिलाइज होगी ही होगी। इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? अभी चलिए,
अब इसको थोड़ा सा हम लोग ने क्या तरोड़ मरोड़ के लिख लेते हैं। तो जो हमारा dq2 है उसको थोड़ा सा हम लोगों को अभी सही फॉर्मेट में लेके आएंगे। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सही फॉर्मेट गलत फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी टोटल इंटरनल एनर्जी तो हमको पता है, ये ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग। इंटरनल एनर्जी है CVDT। dw कौन है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज हुआ है ना, तो जितना चेंज हुआ है किसके वजह से हुआ है? फोर्स लगने की वजह से हुआ है, तो उसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? उसका वर्क डन, और ये आ जाएगा आपका dq2। लेकिन ये कब हुआ है? dq2 कब हुआ है? अगर मैं उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में लिखूंगा, प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिखूंगा उसको Cp dt। जैसे ये CVDT था dq1, वैसे ये Cp dt होगा। करेक्ट है कि नहीं? अब अगर मैं एक काम करूंगा, इनकी वैल्यूज को यहां पे रख दूंगा, तो देखो क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, dq2 की जगह पे इसकी ये वैल्यू रख दो, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो कौन है? Cp dt इज इक्वल टू de कौन है भाई? CVDT प्लस वर्क डन कौन है भाई? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, या मैं इसको कहूंगा dV, तो उसको dV लिख देता हूं मैं, ठीक है? dV आ गया क्या? अब एक काम करो, ये Cp Cv आपस में जोड़ दो, मतलब इधर ले लो। सो Cp dt माइनस Cv dt इज इक्वल टू हो जाएगा P dV। तो अभी मैं इसको एक काम करता हूं, Cp माइनस Cv कर लेता हूं, dt कॉमन आ गया बाहर, इज इक्वल टू हो गया P dV। करेक्ट है क्या? चेक कर लो, ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। हम लोग इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, ग्रेजुअली जाओ, यहां तक करो, किस्तों में पढ़ेंगे। देखो बहुत ज्यादा एक साथ नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, लंबी सी डेरिवेशन चलती रहती है, और कई सारी डेरिवेशन लाने तक काम खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को याद ही नहीं रहता कि क्या किया था। इसलिए उसको हमेशा थोड़ा सा पार्ट समझने का, लिख लेने का, फिर थोड़ा सा पार्ट समझ लो, फिर लिख लो, क्योंकि उससे क्या है ना, सडन बर्डन नहीं आएगा। ओके बच्चों, चलिए तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, Cp माइनस Cv dt इज इक्वल टू P dV। लेकिन PV कहीं तो देखा है क्या रे तुम लोगों ने? PV कहीं देखा देखा सा लगता है। आइडियल गैस की इक्वेशन में हम लोगों को पता है कि PV क्या होता है? इज इक्वल टू nRT। तो अगर 1 मोल का मैं सब्सटेंस ले लेता हूं, फॉर 1 मोल गैस, PV क्या हो जाता है रे? PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो 1 मोल है इसलिए n हो जाएगा 1 इंटू RT, दैट इज RT। क्या मैं इसी को ऐसे कह सकता हूं कि P चेंज इन द, ये छोटा सा चेंज इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो कब आएगा? जब छोटा सा चेंज होगा, किस में? टेम्परेचर में। यार मैं इसको डेल्टा डेल्टा लिखने की आदत होगी मुझको, वैसे गलत नहीं लिखता हूं मैं, लेकिन वो आपके बुक में जैसा दिया है वैसे लिखने का, इसलिए ऐसे लिखेंगे। हाँ जी, अब ये तो हो गया। अब एक काम करो, जहां P dV है वहां पे रिप्लेसमेंट दे दो R dt से, तो इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी देखो। सो इक्वेशन थर्ड विल बिकम, क्या बनेगी इक्वेशन थर्ड? Cp माइनस Cv dt इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? इज इक्वल टू R dt। यहां dt dt कैंसल, फाइनली क्या बनेगा बच्चों? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये कौन है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिव्स यू व्हाट? R। R इज व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझ गए बच्चों आप? ये है हमारी इक्वेशन फिफ्थ, और नहीं फिफ्थ नहीं, 4 होगा, 4 सॉरी, ये आ गया। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। वीडियो पॉज, राइट डाउन द इक्वेशंस अप टिल दिस। बाद में इसका क्या करने का अभी देखने वाले हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको पॉज करके लिखना चालू कर दो। ओके जी, जी अब हम लोग वापस से एक बार बढ़ेंगे आगे।
Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर आ चुका है, करेक्ट है कि नहीं? Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इक्वेशन ला चुके हैं बच्चों, ये इक्वेशन 4 है। यहां से आगे अब मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या है। अगर मान के चलो इसी को, हाँ, और यही है हमारा जिसके बारे में हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं ना, इसको तो खोज रहे थे हम लोग, मेयर्स रिलेशन कहते हैं इसको, जिन्होंने ढूंढा था उनके ऑनर पे दे दिया, और ये है मेयर्स रिलेशन। भाई साहब आपका ध्यान है क्या? सीपी सीवी क्लियर होना चाहिए दिमाग में। हीट दे रहे हो लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिर्फ टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या उसमें ट्रांसमिट होगा। प्रेशर को कांस्टेंट करने का है, वॉल्यूम को वेरी होने दो, इसका मतलब यह है कि अभी टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन एनर्जी दो हिस्सों में बांटी जाएगी। किसमें? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होगा उसमें, और ये सारी चीजें ही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर फाइनली कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट है उसका डिफरेंस देता है आपको आर, और आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, अब हम लोगों को इसी इक्वेशन को एक्चुअली थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए Cp माइनस सीवी कैन बी मॉडिफाइड एज Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बाय जे। अब ये आर बाय जे, ये जे कौन होता है? ये कई सारे लोगों को पता नहीं होता है, ये होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो ये एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, तो इक्वेशन बन जाती है ये, इसको समझो इक्वेशन 5 नंबर दे दिया। अब ये जो है ना एक्चुअली इसको और स्पेसिफाइड भी करेंगे हम लोग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले याद है क्या, मैंने आपको कहा था कि हम लोग जब पर्टिकुलरली मोल के लिए यूज करेंगे, मोल के लिए 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस वगैरह ऐसा कुछ, तो उस टाइम पीरियड में हम लोग ये चलेंगे। अब यहां पे जो है ना, ये एक मैकेनिकल इक्विवेलेंस, मतलब ये वर्क डन वगैरह इनको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं ना। जैसे अगर जनरली हम लोग देखा जाए तो हीट को कैलोरीज में काउंट करते हैं और वर्क डन को जूल में, लेकिन जब हम लोग इसको एक ही टर्म में निकालेंगे, सो मैकेनिकल इक्विवेलेंस तब यूज करते हैं जब हम लोग उसको दोनों भी, मतलब हीट को भी और आपका वर्क डन को भी, दोनों को भी एक ही यूनिट में जब हम लोग मेजर करते तब हम लोग उसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं, ये याद ना रहे ठीक है, लेकिन इसको याद रखना जरूर है, एकदम जरूरी। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक ऐसा लिखूं तो कि Cp जो होता है आपका, ये हो जाएगा MOSP, और Cv जो होता है वो होता है MOSV। अब सवाल है, MO तो हो गया मोलार मास, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, MO इज मोलार मास, दैट इज ओके। लेकिन मोलार मास इनटू ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही है आपकी, तो वो 1 मोल के लिए निकलेगा, या जैसे मोलार सब्सटेंस के लिए निकलेगा, जितना अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस उसके लिए निकालेंगे, तो SP एंड SV ये दोनों के दोनों आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसको कहते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं बच्चों इसको? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अभी कुछ बुक्स में Cp और Cv को ही प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सो जरूरी नहीं है कि आपको एक बुक में एक दिया है तो हमेशा वैसे ही रहेगा। अब अगर मैं इसको यहां पे इक्वेशन में पुट कर दूं तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, Cp की जगह पे MOSP माइनस MOSV इज इक्वल टू व्हाट? R बाय J। तो फाइनली ये बनेगा MO बाहर, SP माइनस SV इज इक्वल टू R बाय J, और फाइनली मैं इसको SP माइनस SV अगर लिखना चाहूं, MO को इधर लेके जाओ और भगाओ और फिर वो आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चों? R अपॉन MO इंटू J। ये इक्वेशन 5 बना दो, इसको 5 तो हो चुका है, 6 बना दो, इसको हो गया। चलिए, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। हाँ जी, ये खत्म हो गया। अब हम लोगों को इसमें थोड़ा सा और चीजों को देखने का है, तो उसको क्या देखेंगे हम लोग, वो थोड़ा सा सोचो। अभी गैस एक टाइप का नहीं होता है। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन देखा था। मोनोएटॉमिक गैसेस होते हैं, डायटॉमिक गैसेस होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन होती है, उसको आप लोग कह सकते हो रोटेशनल मोशन होती है। उसमें हम लोग अलग अलग टाइप की मोशन देखते हैं। वाइब्रेशनल मोशन होती है। एक सेकंड बच्चों, ठीक है बच्चों,
तो ये अलग अलग टाइप की जो हमारी मोशंस है उसकी वजह से उसकी अलग अलग सी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो अभी हम लोगों को यही इक्वेशंस के लिए देखने का है, ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस के लिए। लेकिन अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के गैसेस है हमारे पास, मोनोएटमिक, डायटोमिक, पॉलीएटमिक, ऐसे 3 सब्सटेंसेस के लिए या क्या हो ऐसे 3 टाइप के गैसेस के लिए हम लोग अभी कुछ डेरिवेशंस लाने वाले या को इक्वेशंस लाएंगे। ओके, वन बाय वन उनको हम लोग चेक करेंगे। सो चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूज करते हुए और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन को यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले बच्चों फॉर मोनो एटॉमिक गैस, जैसे हेलियम वगैरह होगा, कुछ भी होगा, कल ही पढ़ाया था जिन लोगों ने, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ाया था, जिन लोगों ने इसके बारे में ढंग से पढ़ा नहीं है या जिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा बेसिक आइडियाज नहीं है, वो लोग लास्ट लेक्चर सबसे पहले देखो, उसमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हम लोगों ने देखा था। तो वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन जिनको समझा है उन्हीं को ये समझेगा, अदरवाइज ये नहीं समझेगा। कंस्ट्रक्शन है, पिछले वाले का यहां पे लेन देन है, और इसलिए फिर आप लोग होपफुली, और पूरा याद रखना पूरा। अब देखो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, हेलियम वगैरह कोई भी होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आप लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हो और एक गैस है जिसका कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो समझो वो एवोगाड्रोस नंबर ले लेते हो तो Na है। अब अगर हम लोग देखो कोई भी एक गैस है लेकिन वो मोनोएटॉमिक है, तो उसमें कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं उसमें फॉर द मोनोएटॉमिक। कितना? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। किसका? वो भी एक ही, कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, मैंने पहले बता दिया था पिछले टॉपिक में, जाके वो पहले चेक कर लेना, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ये दोनों भी बहुत जरूरी है, तब तक ये नहीं समझेगा आपको। तो चलिए, एक गैस है कंटेनर में, उसका टेम्परेचर हम लोग कंटेनर का मेंटेन कर रहे हैं, ये गैस जो है इधर उधर भाग रहा है। अब उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है बच्चों? 3 हो सकती है, या तो वो एक्स एक्सिस के अलाउंग, या तो वाई एक्सिस के अलाउंग, या तो वो जेड एक्सिस के अलाउंग, इन तीनों के कंपोनेंट के अलाउंग वो जा सकता है। तो इन तीनों कंपोनेंट को मिला के उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहे हैं? 3। दैट इज अ ट्रांसलेशनल। अब अगर आपको पूछा जाए कि टोटल एवरेज एनर्जी कितनी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो आपको पता होनी चाहिए। सो नॉर्मली हम लोगों ने जो एवरेज एनर्जी देखी है, एवरेज एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के लिए नॉर्मली जब वो ट्रांसलेशनल में है, तो वो कितनी है? 3/2 kBT। अब इसमें से लास्ट ईयर के इसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, लास्ट चैप्टर का मैंने आपको कहा था एक्स के अलाउंग, वाई के अलाउंग, जेड के अलाउंग, कितने भी हो, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो कितनी एनर्जी देता है? ½ kBT। तो अब यहां पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसलिए क्या हो गया? 3 × ½ kBT। तो अगर आप लोग चेक करोगे तो वो बन जाएगा 3/2 kBT। ये आपकी कौन? एवरेज एनर्जी। ये क्या है बच्चों? एवरेज एनर्जी। अब इस एवरेज एनर्जी को अगर हम लोग टोटल एनर्जी पर मोल निकालने की कोशिश करेंगे, एक सेकेंड है बच्चों, हाँ जी, तो अभी हम लोग इसको क्या करने की कोशिश करेंगे? टोटल एनर्जी पर मोल। तो अगर हम लोगों को इसको पर मोल के लिए निकालने का है, तो क्या करेंगे बच्चों? हम लोग एक सिंपल सी चीज है, 3/2 kBT अपनी जगह पे। फिर पर मोल कैसे निकालते हैं? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके हैं, जितने भी है टोटल, उसके एवरेज निकालने की, तो अभी उसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा Na kBT। क्या बनेगा बच्चों? Na kBT। तो ये हो गई हमारी E एनर्जी। अब हम लोगों ने एनर्जी को जैसे ही बता दिया, टोटल एवरेज एनर्जी है हमारी। अब ये एवरेज एनर्जी को हम लोग इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी हम लोग इसका Cp और Cv निकालेंगे। क्या वॉल्यूम है? कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया तो Cv कितना होता है? Cv होता है dE/dt इज इक्वल टू, dE कितना है भाई? 3/2 Na kBT। लेकिन
अब ये इधर t का अगर मैं डेरिवेशन करूं तो t का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1, डेरिवेटिव समझते हो ना, तो ये dt बाई डी ये हो जाएगा। तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर का ही मैं करूंगा तो dt बाई dt बन जाएगा 1, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, सिर्फ 3/2 Na इंटू kb। लेकिन इसी को क्या कहते हैं, दैट इज cv इज इक्वल टू 3/2 Na kb कौन है, r। तो cv कितना आया, r। cv कितना आया बच्चों, r। अब मैं चाहता हूं cp निकालूं, लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला है ना, cp माइनस cv इज इक्वल टू व्हाट, r। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है क्या यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, बट cp हर बार नहीं निकालूंगा मैं, ये हर एटॉमिक डायटोमिक के लिए बारे में मैं ये हर बार नहीं ऐसे निकाल के दिखाऊंगा, फिर आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या किया। बट cp माइनस cv इज इक्वल टू व्हाट, r। अब इसमें से आपको cv पता है, उसको इधर लेके जाओ, देयरफॉर cp आ जाएगा। फिर cp क्या हो जाएगा रे, r प्लस cv, r प्लस cv कितना है, अब भी देगा 3/2 इंटू r। तो फाइनली cp कितना बनेगा बच्चों, cp बनेगा 2r प्लस 3r मेक्स इट 5r अपॉन 2। सो 5/2r ये आ गया आपका cv। समझे क्या आप, क्लियर है क्या अभी ये। तो हमारे पास cp आ गया है, हमारे पास cv आ गया है। अब हम लोग एक काम करेंगे, हीट कैपेसिटी का रेशियो निकालेंगे। तो हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है cp अपॉन cv। देयरफॉर हीट कैपेसिटी रेशियो दैट इज गामा इज इक्वल टू cp अपॉन cv। तो गामा कितना आ जाएगा, cp कितना है, cp है 5/2 r और ये कितना है 3/2 r। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो r और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 5, नीचे बचेगा सिर्फ 3 और फाइनली आ जाएगा 5/3। समझ गए। तो अगर हम लोग हीट कैपेसिटी का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो हीट कैपेसिटी रेशियो जो होगा हमारा लैम्डा वो रहेगा 5/3। क्लियर है, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। जिनको मोनो एटॉमिक का समझ गया उन्हीं को डायटोमिक समझेगा, उन्हीं को पॉली एटॉमिक भी समझेगा। इसलिए बच्चों आप लोग ध्यान देंगे तो ये और अच्छी चीज हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पूरा आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बच्चों। देखो मुरझाओ मत, बहुत अभी हमारे पास टाइम है, अभी तक हमें एग्जाम देने के लिए काफी सारा टाइम है और इस काफी सारे टाइम में हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं। बस एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, फिजिक्स का बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको स्लोली जा रहा हूं क्योंकि वो स्लोली जाना ही जरूरी है। स्लोली रीड कर, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे आगे मत बढ़ना। एक आध टॉपिक रह जाता है, कोई इशू नहीं रहता, हमारा तो नहीं रहेगा लेकिन आपका भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब भी हम लोगों को कभी ऐसा लगता है कि हम लोग उतावले हो रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये कब होगा कब होगा कब होगा, चिंता मत करो, हो ही जाएगा। एक आध चीज कम मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिला है उसको परफेक्शन पे हम लोग लेके जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े जी। अब हम लोग देखेंगे किसको, डायटोमिक को। किसको, डायटोमिक गैसेस को। अब ये डायटोमिक गैसेस में क्या होगा बच्चों, देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगर डायटोमिक सब्सटेंस को या डायटोमिक गैसेस को देखते हैं तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह चेक किए क्या आप लोगों ने। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कहा था ना, लास्ट टॉपिक देख के आना। तो ये जो अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह को देखोगे फ्रॉम द लास्ट टॉपिक, आप लोगों को समझेगा कुछ चीजें। डायटोमिक में कौन आता है, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, HCl वगैरह आता है, जो भी होगा ये, ठीक है, समझिए आप लोग। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें दो टाइप आएंगे। कितने टाइप आएंगे, दो टाइप। ऐसी गैसेस जो रिजिड है। सो इसमें पहली केस हम लोग देखेंगे जिसमें कौन है, रिजिड है, रिजिड बॉडी है या कहो रिजिड गैस है। ओके, ये जो है रिजिड है। इसका मतलब ये है, अब ये ट्रांसलेशनल में जाएगा, नो डाउट। इसमें रोटेशन भी होगा, नो डाउट, लेकिन इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, नो वाइब्रेशन कह सकता हूं, कहेंगे, कह दिया, नो वाइब्रेशन। सो रिजिड ऐसा है कि जिसमें वाइब्रेशन स्टेट नहीं रहेगी, इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द वाइब्रेशन विल बी 0। तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही
नहीं पड़ेगी। तो इसलिए याद रखना इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल के होते हैं। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे ट्रांसलेशनल के? 3 ऑफ ट्रांसलेशनल। और रोटेशन के कितने आते हैं बच्चों? 2। सो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल। समझे क्या आप लोग? क्लियर है क्या आप लोगों को? अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। अब देखो कितने हो गए रे टोटल, कितने हो गए बताओ? टोटल हो गए हैं 3 ट्रांसलेशनल के, तो उसका 3/2 Na kBT हो गया, और इसका 2 इंटू 1/2 kBT मतलब 2/2 kBT हो गया। देखो बच्चों हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना है? 1/2 kBT। सो देखो अब अगर मैं इसका वापस से फिर से हम लोग वही करेंगे, एनर्जी निकालो, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी बच्चों? बताओ इसका एनर्जी कितना? फाइनली ट्रांसलेशनल की वजह से 3 टाइम्स डिग्री ऑफ इंटू हाफ, तो हो गया 3/2 Na kBT, प्लस एक रोटेशनल का भी है, 2 रोटेशनल के भी है। सो 2 इंटू हाफ मतलब 2/2 क्या? Na kBT। करेक्ट है क्या? Na kBT। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर दो, बेस कॉमन है तो 3 + 2 5/2 हो गया, 5/2 Na kBT कॉमन। सो एनर्जी कितने आ गई रे? 5/2 Na kBT है कि नहीं? अब वापस से वही CV कितना आएगा फिर? अब मैं बार बार नहीं करके दिखाऊंगा फिर ये आपको, d/dt, फिर वो tt कैंसिल हो गया, ये वो अब बार बार नहीं होगा। अब सीधा CP के ऊपर आते हैं। सो CP आ जाएगा 5/2 Na kB, और Na kB होता है R, तो ये आ गया 5/2 CV। इसका CP बोलो तो इसका CP आ जाएगा 1 प्लस ऐड कर देने का इसमें, सॉरी। सो उससे क्या होगा, कहीं तो साइड में निकाल के दिखा रहा हूं। सो CP आएगा आपका R प्लस ये CV मतलब 5/2 R, ये एक्चुअली हो जाएगा आपका 7/2 R। तो अगर मैं आपको पूछूं इसका रेशियो कितना आएगा हिट कैपेसिटी का, तो ये हो जाएगा बच्चों CP/CV, दैट इज CP/CV। तो CP/CV हो जाएगा CP ऊपर और ये, तो हाफ हाफ और R कट गया, तो क्या बचेगा? 7/5। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। डायटोमिक कौन सा? रिजिड। रिजिड की केस अलग है, अभी दूसरी केस देखने वाले बच्चों हम लोग, इसलिए दूसरी केस के लिए और ध्यान देना जरूरी है। ये तो हो गया किसका? जब बॉडी रिजिड है। जब बॉडी रिजिड ना हो तो फिर वाइब्रेशनल भी स्टेट आ जाएगी उसमें। अब क्या होगा देखो, ध्यान दीजिएगा। सेकंड केस है इसी में, कौन है रे? रिजिड है क्या? नहीं। फिर कैसा है? नॉन रिजिड। ओके क्या? सो इसमें स्टेट ऑफ वाइब्रेशन आती है। अगर इसमें वाइब्रेशनल मोशन है तो बच्चों इससे क्या होगा? पहले देखो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके? ट्रांसलेशनल के। उसके बाद में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके? रोटेशनल के। ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं वाइब्रेशनल के। समझे? तो इसका मतलब ये कह सकता हूं क्या कि एनर्जी विल बिकम 3/2 kBT Na kBT किसके वजह से? ट्रांसलेशनल, प्लस 2/2 Na kBT किसके वजह से? रोटेशनल की वजह से, प्लस 2/2 Na kBT किसके वजह से? तो ये वाइब्रेशनल के वजह से, ये वाइब्रेशन का ऐड हो गया। अब अगर इनको सबको जोड़ दो तो आप लोग कितना मिलेगा? 2 बेस है तो ये 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7/2 Na kBT। अब मेरे और ध्यान दो बच्चों, ये आ गया आपका एनर्जी। अब आपको CV निकालने का है, तो CV क्या आएगा बच्चों? पहले बता दिया था, CV होता है d/dt, तो tt कैंसिल हो जाएगा इंटू, और Na हो जाता है R, तो ये बन गया 7/2 × R। जो लोग ध्यान दे रहे हैं उनको ये समझेगा, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे उनको ये नहीं समझेगा। आप दे रहे हो ना? इनफ है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर से एक बार। CV निकल गया तो CP निकालो। CP क्या होता है? इसमें 1 ऐड कर दो, R ऐड कर दो, तो ये 2 + ये 7R मतलब ये हो जाएगा 9/2 R। ओके। और फाइनली अगर मैं इसका हिट कैपेसिटी का रेशियो निकालूंगा, CP/CV निकालूंगा, दैट विल बिकम 9/7। दैट विल बिकम
9/7। डायटोमिक गैस का दोनों कंडीशन देख लो, ये डायटोमिक हो गया। डायटोमिक के बाद में हमारे पास अगर आएगा कुछ तो वो है पॉलीएटॉमिक। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होगा। पॉलीएटॉमिक में भी ऐसी ही सिचुएशन है, बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो और इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। ये है थर्ड आपके पास, कौन? पॉली एटॉमिक गैसेस। डायटोमिक में सिर्फ दो ही एटम्स होते हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, या तो फिर ऑक्सीजन के ही दो है, या तो फिर नाइट्रोजन के दो है, ऐसे जो है ना वो दो ही रहेंगे, दो एटम्स रहेंगे। इसमें मोर देन 2 एटम्स रहेंगे। सो मोर देन 2 एटम्स ऑफ गैस, जैसे कि अमोनिया ले लो। अमोनिया में NH3 होता है, जैसे नाइट्रोजन है और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन के गैसेस। सो NH3 में देख लो ना, अमोनिया में क्या होता है बच्चों, एक नाइट्रोजन का और बाकी के 3 हाइड्रोजन के, तो ये मोर देन 2 हो चुका है, इसलिए ये पॉली एटॉमिक हो गया है। समझ गए? अब इसमें क्या होता है ये सबसे पहले समझ लो। इसके इंपॉर्टेंट चीज में अगर आप लोगों को कुछ देखना है तो वो ये है कि इसको कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अगर ये आप लोग लिख पाओगे तो काम हो जाता है। कितना? तो चलो, ट्रांसलेशनल के 3 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सो हो गया 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल, इसमें आ जाएगा नो डाउट। अब इसमें जो रोटेशनल है, देखो पहला वाला जो रोटेशनल था वो एक एक्सिस को छोड़ नहीं पा रहा था, उसकी पोजीशन उसके अकॉर्डिंगली छूट नहीं रही थी, इसलिए वो सिर्फ 2 में जा सकता था। लेकिन यहां पे ये छोड़ सकते हैं, ये किसी के भी अराउंड हो सकते हैं, इसलिए इसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द रोटेशन, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल। याद रखना, ये भूलना मत, ये गलती से भी भूलना मत। अब सवाल है इसका वाइब्रेशनल कितना रहेगा। तो जो वाइब्रेशनल रहेगा मोर देन 1 डिग्री, ये डिपेंड करेगा, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर कैसे है इसके ऊपर से। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स on what? It depends on the geometric structure of gas, on geometric structure of gas। तो ये जब ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा ना बच्चों, तो अभी क्या होगा देखो, ये तो आगे। अब हम लोग एक काम करेंगे, एनर्जी को निकालने की कोशिश कर लेते हैं। चलो, निकल भी जाएगी 3/2 NaKBT, ये तो लर्न हो गया होगा अभी आपको, प्लस वो 2/2 नहीं रहा क्योंकि 3 डिग्री और हर एक को कितना है, हाफ KBT, तो इधर भी 3/2 NaKBT। वेरी गुड। प्लस अब वाइब्रेशनल का कितना है वो तो समझना जरूरी है। अब देखो, वाइब्रेशन में कम से कम 2 तो होंगे, कोई भी दो तो होंगे, और कितने होंगे इसका पता नहीं है, वो तो कितने भी हो सकते हैं फिर। और इसलिए फिर इसको हम लोग लिखेंगे F इंटू मिनिमम 2 तो होंगे ही, अच्छा NaKBT। ठीक है, तो देखो F इंटू 2/2 NaKBT, अब ये आ गया। अब अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो फाइनली E इज इक्वल टू NaKBT जो है कॉमनली बाहर ले रहे हो, जो भी हो, फाइनलाइज क्या हो रहा है देखो, 3 प्लस F हो जाएगा। अब ये 3 प्लस F जब हम लोग करेंगे इसको, मतलब ये हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, प्लस ये इधर कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप लोगों को फाइनलाइज करते करते उसका कितना आंसर आ जाएगा, 3 प्लस F NaKBT। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका CV कितना हो जाएगा बच्चों? CV कितना है बताओ? तो ये आ जाएगा 3 प्लस F R, और CV कितना आ जाएगा, CP कितना आ जाएगा, CP हो जाएगा, उसमें ऐड कर दो तो 4 प्लस F इंटू R। यह आ गया आपके CP और CV। और फाइनली अगर हम लोगों को इसका स्पेसिफिक का निकालने का है तो CP अपॉन CV कितना हो जाएगा रे, 4 प्लस
एफ अपॉन 3 प्लस एफ। एफ है कितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यहाँ पे जितने भी हो, 2 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी हो, उतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, उतने टाइप्स ऑफ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये समझिए। सो 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ, ये बन जाएगा आपका रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी। समझ रहे हो? ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग यहां पे देखो बच्चों, आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक ऐसे गैसेस के रेशियोज को देखा है। सीपी अपॉन सीवी देख लिया है दोनों का भी। सीपी माइनस सीवी ये मेयर्स के रिलेशन के हिसाब से आर होता है, ये भी देखा था। और यही सारी चीजें हम लोगों को एग्जाम्स में, खास करके न्यूमेरिकल्स के टाइम पीरियड में भी पूछी जाती है। तो बोर्ड के लिए तो प्रिपेयर करेंगे ही हम लोग, लेकिन किसके लिए करेंगे और तैयारी हमारी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसके लिए पढ़ेंगे। चलो अभी कल जब है तो कल अभी एक लेंदी सा चैप्टर आएगा, मतलब अगला जो सेक्शन आएगा हमारा तो वो थोड़ा सा लेंदी है, जिसमें एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये ऐसी चीजें चलेगी और उसमें हम लोग हीट रेडिएशन देखेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग 11th स्टैंडर्ड के वापस से एक बार हीट टॉपिक को देखो। 11th में भी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट देखी थी, तो जैसे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आज देखा था, वैसे ही उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन को देख लो। उसको एक बार अगर आप लोग चालू कर दोगे तो उसमें से कुछ जरूरी पार्ट जो है वो आपको समझ में आएगा। वहां पे हीट का एब्सॉर्ब होना, हीट का रिफ्लेक्ट होना, हीट का ट्रांसमिट होना, इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रोसेसेस को देखा था कि हीट ट्रांसफर होने के 3 टाइप्स होते हैं। एक कंडक्शन था, एक कॉन्वेक्शन था और एक रेडिएशन है। रेडिएशन अभी इस बार पढ़ेंगे हम लोग, उसकी डिटेलिंग्स में जाएंगे। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है वो देखेंगे, कोएफिशिएंट्स देखेंगे। हम लोगों को कई सारी चीजें देखनी है, लेकिन स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। और बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। चलो बाय।